एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूँ आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और सब्जेक्ट हमारा क्या है, फोरेंसिक साइंस, जिसका पेपर कोड है SCQP 13। आज के लेक्चर में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फोरेंसिक साइंस। ये हमारा लेक्चर 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, लेक्चर शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, यहाँ से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी CUET PG 2025 के लिए। ठीक है, बहुत इजी वे में समझेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी मैं आप सभी को सारे के सारे लॉज एंड प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो फोरेंसिक साइंस के प्रिंसिपल्स है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो फोरेंसिक साइंस है, जो फोरेंसिक साइंस है, उसमें हम क्या करते हैं, हम साइंस को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। साइंस को अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, क्राइम सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी फोरेंसिक साइंस। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, आपको ये समझ में आता है कि फोरेंसिक साइंस कैसी साइंस है, अप्लाई करने वाली साइंस है, अप्लाइड साइंस है। ठीक है, अप्लाइड साइंस है। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि फोरेंसिक साइंस किस तरीके का साइंस है। ठीक है, कोर साइंस है, प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस है। तो अप्लाइड साइंस आपको समझना है कि फोरेंसिक साइंस अप्लाइड साइंस है, लेकिन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है वो कोर साइंस के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सारे कोर साइंसेस होते हैं और फोरेंसिक साइंस अप्लाइड साइंस है, बिकॉज हम साइंस के टूल्स और टेक्निक्स को कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, क्राइम सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जितने भी प्रिंसिपल और लॉज फोरेंसिक साइंस के अंदर आते हैं वो कहीं ना कहीं साइंस के भी हैं, है ना, बट फोरेंसिक साइंस के कुछ यूनिक प्रिंसिपल्स भी हैं। अगर फिजिक्स का कोई लॉ है तो वो फोरेंसिक साइंस में भी एप्लीकेबल होगा, अगर केमिस्ट्री का कोई लॉ है तो वो भी फोरेंसिक साइंस के अंदर एप्लीकेबल होगा। बायोलॉजिकल जो इंफॉर्मेशन है, जो थ्योरीज है, वो भी फोरेंसिक साइंस में अप्लाई करी जा सकती हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो कोर साइंसेस है उसने हमने अप्लाई तो कर लिया, उन सभी को हमने अप्लाई करा क्राइम सॉल्व करने के लिए, लेकिन फोरेंसिक साइंस की भी खुद अपनी कुछ फोरेंसिक साइंस के भी अपने कुछ लॉज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो यूनिक होते हैं टुवर्ड्स दी फोरेंसिक साइंस। जैसे कि फिजिक्स के साइंसेस यूनिक है एंड टुवर्ड्स दी फिजिक्स है, वैसे ही केमिस्ट्री के हैं वो यूनिकली केमिस्ट्री से कनेक्टेड है। ऐसे ही बायोलॉजी, जूलॉजी या बॉटनी के होते हैं जो कि अपनी सब्जेक्ट से कंसर्न्ड होते हैं। लेकिन फोरेंसिक साइंस ऐसा साइंस है जो इन साइंसेस के टूल्स, टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स को क्या करता है, बोरो करता है। लेकिन बोरो करने के साथ ही साथ इसके खुद के भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स है जो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले। ठीक है, in addition to borrowing from these sciences, forensic science has developed its own unique principles which guide investigators during criminal investigation। अब इनका इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि ये गाइड करते हैं इन्वेस्टिगेटर को बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे लिंक करने के लिए। ठीक है, और ये असिस्ट भी करते हैं जुडिशियल सिस्टम को कोर्ट रूम में। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्प करते हैं कनेक्शंस इस्टेब्लिश करने के लिए, किसके किसके बीच, सस्पेक्ट्स के बीच, विक्टिम के बीच, क्राइम सीन के बीच, और ये बहुत क्रिटिकल एविडेंस भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम जस्टिस अचीव कर सकते हैं। अब वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड फोरेंसिक नहीं है उनको मैं बता दूं, सस्पेक्ट हम किसे कहते हैं, जिस पे हमें क्या है, शक है। ठीक है, जिस पे शक होता है वो हमारा सस्पेक्ट होता है। ठीक है, विक्टिम कौन होता है, जिसके साथ कुछ बुरा हुआ है। ठीक है, सो द पर्सन हु सफर्स, ठीक है, वो विक्टिम जिसके साथ बुरा हुआ है, चाहे वो कोई भी क्राइम हो, चाहे वो डकैती हो, चाहे वो थेफ्ट हो, चाहे वो असॉल्ट हो, कोई भी जो चीज़ झेल रहा है इंसान, वो विक्टिम कहलाता है। ठीक है, क्राइम सीन का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। क्राइम सीन क्या होता है, क्राइम सीन वो प्लेस होता है जहाँ पे क्राइम हुआ होता है, द ऑफिशियल प्लेस वेयर क्राइम हैड हैपेंड, उसे हम कहते हैं क्राइम सीन। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल पे मूव करेंगे तो लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल, द क्लासिक प्रिंसिपल, बहुत ही ज़्यादा फेमस और क्लासिक प्रिंसिपल है लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। हमने लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल इसको क्यों बोला, क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट थे सर एडमंड लोकार्ड, उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था, इस वजह से उनके नाम से भी हम इस लॉ को जानते हैं, इस प्रिंसिपल को जानते हैं। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। ठीक है, एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। अब चाहे 2 ह्यूमंस कॉन्टैक्ट में आए, कोई एक ह्यूमन कोई ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आए, 2 ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आए, जब कभी भी कोई भी चीज़ एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज। सो ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट बी के साथ
कुछ एक्सचेंज करा, बी ने ए के साथ कुछ एक्सचेंज करा, तो म्यूचुअल एक्सचेंज दोनों ही करते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे ह्यूमन ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। सो एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस व्हेन अ परपिटरेटर हम किसे कहते हैं, जिसने क्राइम किया है, जो क्राइम करता है उसे हम कहते हैं परपिटरेटर। इंटरैक्ट्स विद अ पर्सन, जो परपिटरेटर है मतलब जो क्राइम कर रहा है, हम उसे क्रिमिनल नहीं बोल सकते। आप सभी ये ध्यान रखो कि हम किसी को भी क्रिमिनल नहीं बोल सकते जब तक कि कोर्ट में एविडेंसेस की हेल्प से प्रूव नहीं हुआ है, हम किसी को भी क्रिमिनल नहीं बुला सकते। या तो आप उसे परपिटरेटर कहोगे या तो आप उसे सस्पेक्ट कहोगे, ठीक है। जब कभी भी परपिटरेटर इंटरैक्ट करता है किसी पर्सन से, किसी ऑब्जेक्ट से या किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से भी म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। ट्रेस एविडेंस इज ट्रांसफर्ड। अब ये ट्रेस एविडेंस क्या होता है, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं जिनका बैकग्राउंड फोरेंसिक नहीं है, ट्रेस एविडेंस बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं एविडेंसेस के, जो आपको नॉर्मल आई से नहीं दिखते, या फिर नॉर्मल आई से देखने लायक अगर वो है तो वो लोगों का ध्यान जल्दी से अपनी तरफ नहीं खींच पाते। जैसे कि हेयर का स्ट्रैंड, फाइबर का स्ट्रैंड है ना, दिखता है, हेयर स्ट्रैंड आप देख सकते हो, फाइबर का स्ट्रैंड आप देख सकते हो, दिखता तो है पर लोगों का ध्यान इसमें नहीं जाता है। लेट्स से कोई क्राइम सीन प्रोसेस कर रहा है, कोई क्राइम सीन में जा रहा है, लेट्स से मैंने कोई क्राइम करा तो मेरा ध्यान नहीं जाएगा कि भाई मैं यहाँ पे एविडेंस छोड़ रही हूँ, तो उसे हम कहते हैं ट्रेस एविडेंस। इसके अलावा जो माइक्रोस्कोपिक एविडेंस होते हैं, जिन्हें हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स की जरूरत होती है, वो भी ट्रेस एविडेंस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सो ट्रेस एविडेंस ट्रांसफर होते हैं और ये बहुत क्रिटिकल लिंक स्टैब्लिश करते हैं इन्वेस्टिगेटर्स के सामने कि कोई भी इंसान किसी क्राइम सीन में प्रेजेंट था या नहीं था, उनका कोई लेना देना है या नहीं है, ठीक है। हम एक स्टोरी से समझेंगे लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल को, ठीक है। कोई एक बर्गलर है, मतलब बर्गलर ब्रेक्स इनटू अ हाउस, तो यहाँ पे एक चोर है जो किसी के घर में घुस रहा है, और वो किससे घुस रहा है, खिड़की से घुस रहा है। उसने क्या करा, अपना फिंगरप्रिंट, स्मज्ड फिंगरप्रिंट अपनी खिड़की में, मतलब जिस घर में वो चोरी करने जा रहा है उस घर की खिड़की में उसने छोड़ दिया। ही ऑल्सो अननोइंगली पिक्स अप द डॉग हेयर, उसने क्या करा, उस घर के पेट डॉग का हेयर भी पिकअप कर लिया। उस समय वो डॉग नहीं है उस घर में, कोई भी उस घर का मेंबर उस घर में नहीं है, पर अगर कहीं पेट रहते हैं तो बहुत प्लेसेस पे उनके हेयर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि चाहे कैट हो, डॉग हो, अगर फरी एनिमल है तो उनके फर झड़ते भी हैं, ठीक है। उसने क्या करा, उस डॉग का हेयर भी पिक कर लिया जो उस फैमिली ने पाला हुआ था, ठीक है। वो उसके क्लोथ से चिपक गया। अब बाद में जब फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुई तो फिंगरप्रिंट एनालिसिस हमने किया। फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं, अगर फिंगरप्रिंट मिल गए तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन 100% किया जा सकता है, ठीक है। हमने फिंगरप्रिंट एनालाइज कर लिया और हमने देखा कि भाई इस फिंगरप्रिंट से जिसकी भी मैचिंग होगी वही हमारा चोर है, ठीक है। इसके अलावा लेट्स से एक सस्पेक्ट से हमने चेक करा, बहुत सारे सस्पेक्ट थे, एक सस्पेक्ट का मैच हो गया फिंगरप्रिंट, तो हमें पता चल गया कि यही वो इंसान है जिसने बर्गलरी करी है, जिसने चोरी करी है। उसके जैकेट से उस एनिमल का, उस पेट डॉग का हेयर भी मिल गया, तो ये कंफर्म करता है कि यही वो इंसान है जो इस घर में आया था जिसने चोरी करी है ना। सो इसी तरीके से क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है और इसे हम कहते हैं लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे मूव करेंगे, लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। ये जो लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी ये कहता है कि इंडिविजुअलिटी पे फोकस करता है। ये बोलता है चाहे हर एक चीज़, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, वो मैन मेड हो या फिर नेचुरल हो, उन सभी में अपनी यूनिक क्वालिटीज़ होती है, यूनिक फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होते हैं जो कि उन्हें आइडेंटिफाइएबल बनाते हैं, चाहे कि वो फिंगरप्रिंट हो या फिर वो डीएनए हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो चाहे नेचुरल हो या मैन मेड हो, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर कंटेन करती है जिसके थ्रू हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगेन ए स्टोरी, ठीक है। लेट्स से ड्यूरिंग अ रॉबरी अ सस्पेक्ट ड्रॉप्ड हिज ग्लव्स, ठीक है। सो एक रॉबरी हो रही है, उसमें जो सस्पेक्ट है, हमारा जो सस्पेक्ट है, उसने क्या करा, अपना ग्लव क्राइम सीन पे ड्रॉप कर दिया, गलती से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, उस ग्लव को कलेक्ट कर लिया, फोरेंसिक टीम ने ग्लव्स को कलेक्ट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, और हमने देखा कि भाई उसमें एक यूनिक पैटर्न ऑफ वेयर एंड टेयर है। यूनिक पैटर्न ऑफ वेयर एंड टेयर का मतलब क्या होता है, लेट्स से आप बहुत ईजी एग्जाम्पल इसका देख सकते हो अपने शूज़ में या फिर अपने फुट वेयर्स में, है ना। आप कभी देखोगे कि आपके कई सारे फ्रेंड्स है, आप अपना नोटिस कर लो, अपने दोस्तों का नोटिस कर लो कि जो वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर एक इंसान का अलग अलग होता है। तो आप देखोगे कि जब कभी भी आपके फुटप्रिंट्स जब घिसना शुरू होते हैं, तो लेट्स से कई लोगों के सामने से घिसना शुरू होते हैं, कई लोगों के पीछे से घिसना शुरू होते हैं, कई लोगों के बीच बीच से घिस जाते हैं। तो ये जो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से होता है और ये यूनिक होता है, हर किसी का सिमिलर नहीं होता है। वैसे ही चाहे आप ग्लव्स पहनते हो तो हो, या जिस तरीके के आप कपड़े पहनते हो उस तरीके के कपड़े में भी यूनिक वेयर एंड टेयर पैटर्न्स बनते हैं। तो हमने क्या देखा, जो ग्लव क्राइम सीन पे मिला था हमें, उस क्राइम सीन के ग्लव को हमने एनालाइज किया और देखा कि इसमें यूनिक
यूनिक वेयर एंड टेयर पैटर्न है। वेयर एंड टेयर पैटर्न मतलब जब कभी आप एक चीज को यूज करते रहते हो, वेयर करते रहते हो, तो उसमें यूनिक टेयर्स और उसमें यूनिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाते हैं जो कि आइडेंटिफाइबल होते हैं, उन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें यूनिक वेयर एंड टेयर पैटर्न थे, कहाँ पे, पाम एरियाज में। सो पाम एरिया में यूनिक वेयर एंड टेयर पैटर्न थे उस ग्लव में। जो हमारा सस्पेक्ट था, हमने उसके दूसरे ग्लव को कलेक्ट करा और जब हमने चेक करा तो उसमें भी उसी तरीके के ही यूनिक वेयर एंड टेयर पैटर्न थे जैसे कि क्राइम सीन में हमें जो ग्लव्स मिला है उसमें थे, जिससे कि एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये ग्लव उसी इंसान का है, उसी सस्पेक्ट का है और उसने ही क्राइम करा है। ठीक है, ये है लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। इसी तरीके के कई सारी लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी आपको हर जगह देखने को मिलती है। लेट्स से अगर मैंने किसी पे अटैक करा है ना, किसी पे अटैक करा है विद अ नाइफ में, मैं वो नाइफ अपने घर में यूज करती थी और उसको यूज कर करके मैंने एक जगह पे उसे क्या कर दिया, उसे लेट्स से डिस्टर्ब कर दिया। उसकी जो शार्प वाला एज होता है उसमें एक छोटा सा डिस्टर्बेंस है, तो वो ही नाइफ मैंने यूज करा किसी को मारने के लिए। जब वूंड देखा जाएगा तो जहाँ पे डिस्टर्बेंस था उस नाइफ में, वहां पे एक्स्ट्रा एजेस देखने को मिलेंगे वूंड में, जिससे कि ये पता चलेगा कि भाई यूनिक टाइप ऑफ वेपन यूज करा गया है, नाइफ यूज करी गई है। बट नाइफ में भी जो स्पेशल वेयर एंड टेयर पैटर्न होते हैं उसके थ्रू हम उस एक पर्टिकुलर नाइफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि मेरा है ना, जिससे कि जो केस है वो सॉल्व हो जाते हैं। Now this unique characteristic proves the glove connection to the suspect and the crime scene। ठीक है, सो इस स्टोरी में मैंने ग्लव की बात करी तो उससे हम उस सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यही है परपिटेटर। ठीक है, नेक्स्ट लॉ पे हम मूव करेंगे, लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज क्या कहता है, ओवर टाइम एवरीथिंग इंक्लूडिंग क्राइम सीन एविडेंसेस इवन द क्रिमिनल अंडरगोज चेंजेस हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन। हाँ जी, जब कभी भी कोई क्राइम सीन होता है उसको जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही क्राइम होता है उस समय पे बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं एविडेंसेस क्राइम सीन पे। जैसे जैसे टाइम निकलता है चीज़ें ग्रेजुअली चेंज हो जाती हैं, बायोलॉजिकल जो एविडेंसेस है वो डिग्रेड होने लग जाते हैं, जो फिजिकल एविडेंसेस है वो इधर उधर मूव हो सकते हैं या फिर उनकी क्वालिटी बदल सकती है, टैम्पर हो सकते हैं वो एविडेंसेस। इस वजह से जल्दी क्राइम सीन को प्रोसेस करना चाहिए। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज की। समय के साथ हर एक चीज़, चाहे वो फिजिकल एविडेंस हो, बायोलॉजिकल एविडेंस हो, क्राइम सीन हो, चाहे वो परपिटेटर हो, वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो, वो समय के साथ बदल रहा है। इसी वजह से जल्दी क्राइम सीन को प्रोसेस करना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो बॉडी है इसमें प्यूट्रिफैक्शन शुरू हो चुका है। ठीक है, इसमें प्यूट्रिफैक्शन शुरू हो चुका है। ये जो फुटप्रिंट है धीरे धीरे फेड होने लगा है। पहले जो हमारा ब्लड स्टेन था वो डार्क रेड कलर का था, वो ब्राउन होने लगा है। इसे एक बार में देख के समझा भी नहीं जा सकेगा कि ये ब्लड स्टेन ही है। इसी वजह से क्राइम सीन को प्रोसेस करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक स्टोरी से समझेंगे। तो ये स्टोरी क्या कह रही है, अ मर्डर ऑकर्स इन एन अबैंडन्ड हाउस। एक मर्डर हो गया है एक अबैंडन्ड हाउस में। व्हेन इन्वेस्टिगेटर्स अराइव 2 days लेटर, जो इन्वेस्टिगेटर्स है वो 2 दिन बाद आते हैं। द ब्लड स्टेन ऑन द फ्लोर हैव बिगन टू ड्राई एंड चेंज्ड इट्स कलर। ठीक है, जो ब्लड स्टेन था फ्लोर पे वो ऑलरेडी कलर चेंज कर चुका है, वो ड्राई हो चुका है। एडिशनली इंसेक्ट्स हैव स्टार्टेड फीडिंग द बॉडी, और जो इंसेक्ट वो ऑलरेडी बॉडी को फीड करना शुरू कर चुके हैं। तो फॉरेंसिक टीम यूजेस द स्टेट ऑफ बॉडी एंड इंसेक्ट एक्टिविटी टू एस्टिमेट द टाइम ऑफ डेथ। अब क्या किया जा सकता है, इंसेक्ट्स को देखते हुए टाइम सिंस डेथ आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मैंने क्या बोला, 2 दिन बाद जो इन्वेस्टिगेटर की टीम है वो पहुंचती है क्राइम सीन पे, तो बॉडी को देखते हुए जितना भी प्यूट्रिफैक्शन हुआ है उसको देखते हुए आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कितने घंटे पुरानी, कितने दिन पुरानी वो बॉडी है। ठीक है, ये अब करा जा सकता है। लेकिन लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही समय पे क्राइम सीन पे नहीं पहुंचते हो तो जितने भी इंपॉर्टेंट एविडेंसेस है सारे टैम्पर हो जाएंगे, कोर्ट में एडमिसिबल भी नहीं रहेंगे और आप सही चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इसी वजह से जल्दी क्राइम सीन को प्रोसेस करना होता है। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन क्या कहता है, ओनली लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड। मतलब आप एक नाइफ को एक नाइफ से ही कंपेयर कर सकते हो। अगर मैं बोलूं कि आपको नाइफ को कंपेयर करना है स्क्रू ड्राइवर से, तो ये तो सही अप्रोच नहीं है ना। इसी वजह से प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन सेज ओनली लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड, एविडेंस मस्ट बी scientifically compared to the standard or known samples for the reliable analysis and conclusion। ठीक है, सो अगर नाइफ आपको मिल रही है क्राइम सीन से तो आपको दूसरी नाइफ से ही उसे क्या करना है, एनालाइज करना है, कंपेयर करना है। अगर नाइफ का वुंड मिलता है तो आपको नाइफ से कंपैरिजन करना है, स्क्रू ड्राइवर से कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक है, अगर फुटप्रिंट मिला है तो फुटप्रिंट से कंपेयर करोगे, अगर स्नो प्रिंट मिला है तो स्नो प्रिंट से कंपेयर करोगे, शू प्रिंट मिला है तो शू प्रिंट से ही कंपेयर करोगे, फुटप्रिंट को शू प्रिंट से कंपेयर नहीं करोगे। ठीक है,
Next, we have a story. A shoe print is found in the garden of a house where theft occurred. मतलब चोरी हुई है और गार्डन में एक शू प्रिंट मिला है. Investigators collected the print and compared it to a suspect shoe. वो जो शू प्रिंट था उसको हमने क्या करा, कलेक्ट करा और जो हमारे सस्पेक्ट का शू प्रिंट है उससे कंपेयर करा. They noticed match. Then they noticed a match. wear and tear patterns. वही मैंने बोला wear and tear patterns बहुत यूनिक होते हैं. सस्पेक्ट के wear and tear पैटर्न जैसे ही वेयर एंड टेयर पैटर्न थे उस इंप्रेशन में भी, जो कि ये बताते हैं कि इसका कहीं ना कोई कनेक्शन है क्राइम सीन से, और इसी तरीके से आप चीजों को प्रोसेस करते हो. नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ एनालिसिस. तो लॉ ऑफ एनालिसिस क्या कहता है कि प्रॉपर कलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर प्रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एविडेंसेस की हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. क्राइम सीन पे पहुंचते हो, आपको बढ़िया मस्त एविडेंसेस मिले हैं, उनको प्रॉपरली कलेक्ट करना और प्रिजर्व करना, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. क्योंकि अगर आपने प्रॉपरली कलेक्शन नहीं करा तो उसका एनालिसिस सही से नहीं हो पाएगा. आपने उसे कलेक्ट और प्रिजर्व नहीं किया तो एनालिसिस की बैंड बच जाएगी, और चाहे कितनी भी अच्छी इक्विप्ड आपके पास लैब क्यों ना हो, कितने भी इंटेलिजेंट एनालिसिस करने वाले फोरेंसिक साइंटिस्ट क्यों ना हो, आप प्रॉपर रिजल्ट उससे नहीं निकाल सकते. इसी वजह से कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, हैंडलिंग बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है किसी भी क्राइम सीन से कलेक्ट किए हुए एविडेंसेस के लिए, है ना. हमें क्या करना होता है, कंटामिनेशन को प्रिवेंट करना होता है और प्रॉपर एनालिसिस अप्लाई करना होता है. यही होता है लॉ ऑफ एनालिसिस. एक स्टोरी से समझेंगे. आफ्टर अ कार एक्सीडेंट, फ्रेगमेंट ऑफ ब्रोकन ग्लास आर फाउंड ऑन अ सस्पेक्ट जैकेट. ठीक है, एक कार एक्सीडेंट हुआ, उसमें जो ग्लास पीस था वो सस्पेक्ट के जैकेट से हमें मिलता है. द फोरेंसिक टीम केयरफुली कलेक्ट एंड प्रिजर्व द ग्लास पीस. और जो फोरेंसिक टीम है जो क्राइम सीन पे गई थी क्राइम सीन को प्रोसेस करने के लिए, उन्होंने भी क्राइम सीन से ग्लास पीस ही कलेक्ट करा है, प्रिजर्व करा है. बाद में जब इन दोनों फ्रेगमेंट्स को क्या करा जाएगा, कंपेयर करा जाएगा, तो ये पॉजिटिव मैच शो करेंगे, है ना, और ये बताएंगे कि जो सस्पेक्ट है उसका कोई ना कोई कनेक्शन क्राइम सीन से है. लेकिन अगर ये जो छोटा सा ग्लास पीस सस्पेक्ट की जैकेट से मिला उसको प्रॉपर्ली कलेक्ट प्रिजर्व नहीं किया गया होता, या फिर जो क्राइम सीन से हमें ग्लास पीस मिला उसे प्रिजर्व कंजर्व नहीं किया होता, तो वो दोनों मैच नहीं करते, या मैच करने के लिए हमारे पास पॉसिबल एविडेंसेस अवेलेबल नहीं होते, तो हम इस रिजल्ट तक कभी भी नहीं पहुंचते. इसी वजह से प्रॉपर कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट लॉ पे मूव करेंगे, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हर एक जगह अप्लाई होती है ना, फोरेंसिक में स्पेशली जो फोरेंसिक साइंस है वो प्रोबेबिलिटीज पे ही चलता है. ऑल फोरेंसिक कंक्लूजन्स आर बेस्ड ऑन द लाइकलीहुड ऑफ द इवेंट्स. हाँ जी, कि क्या क्या हुआ हो सकता है, क्योंकि हमें पता तो होता नहीं है कि क्राइम कैसे हुआ है, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहे होंगे. पॉसिबिलिटी और हाइपोथेसिस से ही ड्रिवन है फोरेंसिक साइंस का कंक्लूजन, है ना. सो प्रोबेबिलिटीज पे हम वर्क करते हैं, और ये होता है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कि कितने और पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं रिलेटेड टू दिस क्राइम, और उसके बेसिस पे ही आप क्या करते हो, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हो. ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज इट कैन ऑकर. कि कौन कौन से और तरीके हैं जिसके थ्रू ये ऑकर हो सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, की कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की. ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझेंगे. नाउ ड्यूरिंग अ डीएनए एनालिसिस इन्वेस्टिगेटर फाउंड अ मैच बिटवीन एविडेंस एट द सीन एंड द सस्पेक्ट. ठीक है, एविडेंस जो क्राइम ऑफ सीन से हमने कलेक्ट करा था उससे उसके डीएनए सस्पेक्ट के डीएनए से मैच हो जाता है. अब हम ये देखेंगे कि जो सस्पेक्ट का डीएनए कितने परसेंटेज चांसेस है कि डीएनए किसी और का हो सकता है, सस्पेक्ट का नहीं होगा. नंबर ऑफ चांसेस आप देखोगे, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज आप देखोगे. अगर उसका कोई लेट्स से जो सस्पेक्ट है उसका कोई ट्विन है ना, बायोलॉजिकल ट्विन अगर है, आइडेंटिकल ट्विन अगर है, तो उसका डीएनए सिमिलर हो सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर फिनोमेना होता है ना. बट फिर भी आप प्रोबेबिलिटीज चेक करोगे और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसे आप चेक करोगे बिफोर जंपिंग इनटू कंक्लूजन्स, है ना. तो ये होता है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. हेवीली ड्रिवन है फोरेंसिक साइंस विद दिस पर्टिकुलर लॉ. सो इसमें आप जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं, उसको सोच के चलते हो, उसका ऑलरेडी एक मैप बना के चलते हो. दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट
इंपॉर्टेंट लॉ में, दैट इज लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स, जिसे हम कहते हैं फैक्ट्स डू नॉट लाई। जो फैक्ट होते हैं मतलब जो एविडेंस होते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। ह्यूमंस झूठ बोल सकते हैं, विटनेसेस जो है वो अपने बयान बदल सकते हैं। विटनेसेस हमेशा ऐसा होता ही है, जो विटनेस है वो पहले कुछ और बता रहे थे अब कुछ और बता रहे हैं। जो विटनेसेस हैं वो अपनी टेस्टिमोनी चेंज कर सकते हैं, हॉस्टाइल हो सकते हैं, बट जो सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं वो हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। और अगर वो ये सजेस्ट करते हैं कि XYZ पर्सन क्राइम सीन पे प्रेजेंट था एट द टाइम ऑफ क्राइम, तो वो था, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट। नाउ फैक्ट्स आर ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल अनलाइक ह्यूमन अकाउंट्स दैट कैन बी सब्जेक्टिव और डिसऑनेस्ट। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ऑफन प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन एंड अदर देन दी आई विटनेस टेस्टिमनी। देखो जो भी ह्यूमंस होते हैं जो कि विटनेस बनते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स या ऐसे एविडेंसेस जो कि सर्कमस्टांसेस से आप डिराइव करते हो या फिर आइडेंटिफाई उनको करते हो। ठीक है, दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स। ठीक है, एक स्टोरी से समझेंगे। अ मैन इज अक्यूज्ड ऑफ आर्सन। ठीक है, एक बंदे को हमने बोला इसने ही आर्सन कराया है, बट ही डिनाइज बीइंग नियर द साइट। ठीक है, वो बोला मैं तो आसपास भी नहीं था इस साइट के। इन्वेस्टिगेटर फाइंड सून ऑन हिज शूज एंड ट्रेस ऑफ एसेलरेंस on his clothes even though there was no witness. The evidence speaks for itself and entice the man to the crime scene leading to the कन्विक्शन। ठीक है, एक इंसान बोल रहा है कि मेरा तो कोई लेना देना नहीं है इस आर्सन से, बट उसके कपड़ों में क्या प्रेजेंट है, एसेलरेंट प्रेजेंट है, लेट्स से पेट्रोल या डीजल जिसकी हेल्प से उसने आग लगाई है, वो अगर प्रेजेंट है तो ये जो फैक्ट्स है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, वो ये बता रहे कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये क्राइम सीन पे प्रेजेंट था, इसके शूज में, इसके कपड़ों में एसेलरेंट है, ऐसी चीजें हैं, ऐसा मटीरियल। सो ये जो एविडेंसेस है ये इस्टेब्लिश करते हैं कि कोई भी एविडेंस क्राइम सीन में प्रेजेंट था या नहीं था, कोई इंडिविजुअल क्राइम सीन से लिंक्ड है या नहीं है। ठीक है, सो ये था हमारा फाइनल प्रिंसिपल ऑफ फोरेंसिक साइंस। ठीक है, एक बार रिविजन कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फोरेंसिक साइंस। सबसे पहला लॉ क्या है? सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ एक्सचेंज या एक्सचेंज प्रिंसिपल, एडमंड्स लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज भी आप इसे बोलते हो। नेक्स्ट वी हैव लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, देन वी हैव लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज, देन वी हैव लॉ ऑफ कंपैरिजन और प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, देन वी हैव लॉ ऑफ एनालिसिस, इसके बाद वी हैव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप लॉ की जगह प्रिंसिपल या प्रिंसिपल की जगह लॉ यूज कर सकते हो। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, then we have law of circumstantial facts जिसे हम facts do not lie के नाम से भी जानते हैं। So this was all about the class everyone। ये थे important forensic science के कुछ principles जिनको हमने बहुत ही amazing examples के थ्रू समझा है, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप CUET PG फोरेंसिक साइंस की सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पेशल फीस के साथ अभी अवेलेबल है हमारी CUET PG, जिसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स। हमारे PDF नोट्स फॉलो करोगे तो कुछ भी बुक यूनिट टेस्ट अगर आप हमारे फॉलो करोगे तो कोई भी MCQ प्रैक्टिस बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी फोरेंसिक साइंस में अवेलेबल भी नहीं है, बट आपको बहुत ही यूनिक और ऑथेंटिक मटेरियल मिलता है हमारे कोर्स में। सो कोर्स ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एक ही फी में आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, वीडियो लेक्चर्स और डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस, नोट्स, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन आवर एप्लीकेशन। सो कोर्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर क्लासेस। और अगर कोई इंक्वायरी करनी है सो यू कैन गेट इन टच विद अस थ्रू व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Bye bye.